Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट, ऊना। +2 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इस ऑनलाइन क्लास के बाद आप ये जान पाएंगे कि किसी भी कंपनी या व्यवसाय में पूंजी ढांचे को निर्धारित करने से पहले कौन कौन से घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि पूंजी ढांचा क्या होता है। पूंजी ढांचे से अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। पूंजी ढांचे में यह निर्णय लिया जाता है कि पूंजी को प्राप्त करने के लिए किन किन दीर्घकालीन स्रोतों का प्रयोग किया जाए और कुल पूंजी में प्रत्येक स्रोत का कितना अनुपात होगा। एक व्यवसाय में प्राय दीर्घकालीन वित्त को प्राप्त करने के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत समता अंश पूंजी, समता अंशों द्वारा पूंजी को प्राप्त करना, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंशों द्वारा पूंजी को प्राप्त करना, ऋण पूंजी, ऋण पत्रों द्वारा पूंजी को प्राप्त करना, संचय लाभ, लाभों द्वारा व्यवस्था करना और चालू दायित्व। तो पूंजी ढांचे के अंतर्गत दीर्घकालीन स्रोतों के अनुपातों का चयन एवं उनका कुल पूंजी में कितना अनुपात होगा, ये निर्धारित किया जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो सिचुएशन, रोकड़ प्रवाह स्थिति। पूंजी ढांचे का चयन करते समय किसी भी कंपनी को अपनी रोकड़ प्रवाह स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। रोकड़ प्रवाह स्थिति का यहां अर्थ है कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज में तुलना करना। इनफ्लोज रोकड़ प्राप्तियां और आउटफ्लोज रोकड़ में भुगतान। यदि किसी कंपनी के कैश फ्लो मतलब रोकड़ अंतर्वाह जो होते हैं, इनफ्लोज जो होते हैं, वो रोकड़ बहिर्वाह कैश आउटफ्लो से ज्यादा है तो रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी होगी। और अगर रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी है तो कंपनी द्वारा ऋण पत्रों द्वारा धन की व्यवस्था की जा सकती है, ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऋण पूंजी पर ब्याज और मूल राशि की वापसी के लिए कंपनी के पास पर्याप्त रोकड़ की उपलब्धता रहती है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ब्याज आवरण अनुपात। ब्याज आवरण अनुपात की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि जो है वो ब्याज की राशि के कितने गुना है। यह राशि जितनी अधिक होगी, यह अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा ऋण पूंजी का प्रयोग उतना ही अधिक किया जा सकता है। और यह अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? It is
कैलकुलेटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे हम EBIT भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। एक कंपनी की जो भी इंटरेस्ट और टैक्स भुगतान करने से पहले जो लाभ है उनको कुल ब्याज की राशि से भाग करके ये अनुपात कैलकुलेट किया जाता है। और यदि यह रेशो जो है, यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही ऋण पूंजी का ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर आय। एक कंपनी की निवेश पे आय का अर्थ है उसके द्वारा जो भी पूंजी विनियोजित की गई है उस पर कितनी आय उसे प्राप्त हो रही है। वह जितनी अधिक होगी उतनी ही किसी कंपनी की आय अधिक होगी, और आय अधिक होने पर जो है वो ऋण पूंजी का प्रयोग करने में वह कंपनी समर्थ होगी, क्योंकि आय से ही पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश और ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि का भुगतान किया जा सकता है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ROI, इसको ज्ञात करने का सूत्र है, फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। कर और ब्याज भुगतान करने से पहले जो कुल लाभ है उसको कुल विनियोग से भाग करके जो है वो निवेश पर आय कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। किसी भी कंपनी की ऋण लेने की क्षमता जो है वो उसकी ऋण की लागत पर निर्भर करती है। यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऋण पर कम जो है वो ब्याज के रूप में आय का प्रयोग होगा। और यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर जो है अधिक है तो ज्यादा ब्याज जो है वो देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी जो है वो कम ऋण पूंजी का और समता अंश पूंजी का ज्यादा प्रयोग जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स रेट, कर दर। ऊंची कर दर जो है वो ऋण को सस्ता ऋण स्रोत बनाती है, क्योंकि ऋण प्रतिभूति धारकों को, जिनको ऋण पत्र जारी किए गए हैं, चुकाए जाने वाले ब्याज को कर की गणना करने से पहले आय में से घटा दिया जाता है, जबकि कंपनी के अंशधारियों को चुकाए जाने वाले लाभांश पर कर का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यदि टैक्सेस रेट ज्यादा है, उच्च कर की दर है, तो पूंजी संरचना में या पूंजी ढांचे में ऋण को प्राथमिकता देना, जबकि कम दर होने का अर्थ है समता को प्राथमिकता देना। तो यदि टैक्सेस रेट ज्यादा है तो ऋण पूंजी द्वारा जो है वो वित्त की व्यवस्था की जा सकती है, और यदि टैक्सेस रेट कम है तो समता अंश पूंजी द्वारा जो है वो पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है समता पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। समता अंश पूंजी की लागत ऋण पूंजी के प्रयोग से भी प्रभावित होती है। जितना अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है उतना ही समता अंश पूंजी लागत में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि ऋण पूंजी के प्रयोग से समता अंशधारियों की जोखिम में वृद्धि हो जाती है। अतः ऋण पूंजी का प्रयोग जो है वो एक सीमित स्तर तक ही किया जा सकता है। यदि इस स्तर के बाद भी ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो समता अंश पूंजी लागत में तेजी से वृद्धि होने लगती है, जिससे अंशों के बाजार मूल्य पर विपरीत प्रभाव
पड़ता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट जो है वो तभी लिया जा सकता है यदि रेट ऑफ इनकम जो है, वो रेट ऑफ रिटर्न जो है, वो ब्याज की दर और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर से अधिक है। तभी जो है वो ऋण पूंजी का प्रयोग जो है वो समता अंश पूंजी के आधार पर किया जा सकता है और अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट, निर्गमन लागतें। निर्गमन लागतों का अभिप्राय उन व्ययों से होता है जो समता अंश पूंजी, ऋण पूंजी को जारी करने के समय की जाती हैं। जैसे ब्रोकर जो होते हैं, अभी गोपक जो होते हैं, उनका कमीशन देना, ब्रोकरेज दलाली देना, स्टेशनरी व्यय करना आदि जो है वो ऋण पूंजी पर ये लागतें जो हैं वो अंश पूंजी से कम होती हैं। तो यदि फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, यदि व्यवसायिक संस्था फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान में रखती है तो उसे ऋण पूंजी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में आवश्यक लोचशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से यहां अभिप्राय है कि आवश्यकता पड़ने पर पूंजी की राशि में आसानी से कमी या वृद्धि की जा सके। तो व्यवसाय में पूंजी की राशि में कमी या वृद्धि केवल तभी की जा सकती है यदि उस व्यवसायिक संगठन द्वारा ऋण पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भुगतान जो है वो एक निश्चित समय अवधि के बाद किया जा सकता है, लेकिन जो समता अंश पूंजी का भुगतान जो है वो केवल कंपनी के समापन पर या उसके जीवन काल के अंत में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल, नियंत्रण। पूंजी ढांचे का निर्धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान अंशधारियों का नियंत्रण प्रभावित ना हो। यदि पूंजी एकत्रित करने के लिए समता अंशधारियों को ही चुना जाता है या और अंश जारी करके ही पूंजी प्राप्त की जाती है तो इससे क्या होता है कि समता अंशधारियों की संख्या में वृद्धि होती है और समता अंशधारी क्योंकि स्वामी होते हैं, इसलिए जो नियंत्रण जो है वो वर्तमान अंशधारियों के हाथ में न रहकर अन्य अंशधारियों के हाथ में भी चला जाता है। तो इसलिए यदि कोई व्यवसायिक संगठन नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो वह ऋण पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऋण पूंजी के केस में ऋण पत्र जो होते हैं वो लेनदार होते हैं, वो कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टॉक मार्केट सिचुएशन, स्टॉक मार्केट या स्टॉक बाजार की स्थितियां। स्टॉक बाजार की स्थिति का यहां पे अर्थ है मंदी काल व तेजी काल। इन दोनों स्थितियों का भी वित्त के स्रोतों के चयन पर प्रभाव पड़ता है। मंदी काल में अधिक जोखिम होने के डर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो समता अंशों में विनियोग करना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन तेजी काल में अधिक लाभ होने की उम्मीद से वह समता अंशों में विनियोग करना श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि तेजी काल में लाभ अधिक होंगे तो उन्हें लाभांश अधिक मिलेगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। पूंजी ढांचा जो है वो किसी भी व्यावसायिक संगठन में निर्धारित करने से पहले कौन कौन से जो घटक हैं
वो ध्यान में रखने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।